हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे आप सभी बढ़िया होंगे। मैं रविकांत आप सभी का स्वागत करता हूं विरासत एकेडमी पर। दोस्तों, कल हमने बात किया था पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट्स के बात किए थे, उसके फीचर्स क्या होते हैं। उसके अलावा हमने कल कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। उसके साथ साथ जो नए बच्चे होंगे, मैं उनको पहले रिकमेंड करूंगा कि इसके पहले वो पुरानी वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस आज कराएंगे आगे, उस पर उनको ध्यान देना है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के नए क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, मेरा आज का क्वेश्चन क्या है। व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जो अप्रोप्रिएशंस है, मीन्स जो पार्टनर्स के अलाउंसेस हैं जो फर्म दे रही है उनको, वो ज्यादा है जो फर्म के प्रॉफिट से। तो दोस्तों, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं कि ए बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। A is a non-working partner and has contributed 12 lakh as his capital. B is a working partner. The partnership deed provides for the interest on capital at the rate 10% per annum and salary of 7,500 per month to the working partner. The net profit for the year ended 31st March 2016 before providing for the interest on capital and salary amounted to rupees 70,000. You are required to show the distribution of profit. दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चंस में ए बी जो है पार्टनर है, उनका रेशियो दिया हुआ है 2:1। और उसके अलावा ए जो है नॉन वर्किंग पार्टनर है जिसने 12 लाख कैपिटल लगाया हुआ है। बी वर्किंग पार्टनर है और पार्टनरशिप जो डीड है वो प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए पार्टनर्स को, 10% पर एनम एंड सैलरी ऑफ 7,500 पर मंथ टू वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर यहाँ पे कौन है बच्चों, बी। बी क्या है, वर्किंग पार्टनर। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड, प्रॉफिट हम लोगों का कितना दिया हुआ है, 70,000। तो आइए दोस्तों, हम सभी लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे। उसके फॉर्मेट को आप लोग याद कर लें, इधर डेबिट साइड इधर क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पार्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। और यहाँ पे फॉर द इंडेड ईयर जरूर लिखना है, आपको मेंशन करना है 31 मार्च 2016। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बाई प्रॉफिट कितना है, 70,000। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, ए को, जिसने 12 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे जो कि 10% है। हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000। उसके बाद 7,500 पर मंथ सैलरी टू वर्किंग पार्टनर। बी को क्या मिलेगा, सैलरी, क्यों, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है। पर मंथ है तो 7,500 इंटू 12 करेंगे तो 12 महीने का कितना आ जाएगा बच्चों, 90,000। तो आप सभी देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ए का 1,20,000 आया है, बी का जो सैलरी है वो 90,000 है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो केवल 70,000 है, जबकि दोनों का कंबाइन अगर करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी की सैलरी की बात करें, तो टोटल हमारे पास 2,10,000 हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि अप्रोप्रिएशन जो हमारे आ रहे हैं वो प्रॉफिट से ज्यादा आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे। रेशियो कितना आ जाएगा,
3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो आप लोग देख सकते हैं कितना रेशियो आ गया है, 4:3। अब क्या करेंगे, 4:3 में इन दोनों के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिलेगा, 70,000 इंटू 4:7 कितना आ जाएगा, 40,000। और टू सैलरी टू बी कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 70,000 इंटू 3/7। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 30,000। तो अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, टोटल कितना आ गया, 70,000। तो ये होता है हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में 2 3 से 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हमारे अप्रोप्रिएशंस ज्यादा हो प्रॉफिट से, तो हमको क्या करना है, उनके रेशियो लेने हैं, उसके बाद देन प्रॉफिट को क्या करना है, शेयर करना है। किसमें, 4:3 में। इसमें यहाँ पर 4:3 है, बाकी दूसरे क्वेश्चंस में कुछ और भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि ड्राइंग्स होता क्या है। ड्राइंग्स होता है जब भी कोई पार्टनर अपने कैपिटल से जो अमाउंट विड्रॉ करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। द अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स फ्रॉम हिज कैपिटल इज नोन एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या करता है, उनके कैपिटल को रिड्यूस करता है और उस पे क्या किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है। पार्टनर्स के कैपिटल पे क्या चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स इफ द सेम इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। कल हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। जब तक कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा, तब तक हम चार्ज नहीं करेंगे। तो यहां भी क्या किया गया है, यहां तो मेंशन किया गया है कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया रहेगा, तभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे या चार्ज करेंगे पार्टनर से। इफ इट इज टू बी चार्ज इट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द विड्रॉवल ऑफ द अमाउंट। हम लोग कब चार्ज करेंगे, कि जब जिस डेट को वो विड्रॉवल कर रहा है उस डेट से हम लोग उसके अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। डेट ऑफ विड्रॉवल, इन द अब्सेंस ऑफ द डेट ऑफ विड्रॉवल, अगर मान लीजिए कि कोई भी डेट विड्रॉवल का नहीं दिया गया है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर 6 मंथ ऑन द होल ऑफ द अमाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि जब भी पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन जब भी डेट ऑफ विड्रॉवल मेंशन नहीं किया गया रहेगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो इंटरेस्ट है वो हम लोग 6 मंथ के लिए चार्ज करेंगे थ्रू आउट द ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनर विथड्रू 8,000 ड्यूरिंग अ ईयर एंड इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 15% per annum. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। मान लीजिए कि कोई पार्टनर है, उसने अपने कैपिटल से 8,000 अमाउंट विड्रॉ करता है, तो उस केस में हम लोग क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल 8,000 उसने विड्रॉ किया है विद इन अ ईयर, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ विड्रॉवल इनटू रेट जो कि दिया हुआ है 15%, इनटू कुछ नहीं दिया गया है तो हम लोग कितने मंथ का चार्ज करेंगे, 6 मंथ। इस केस में कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 600। इस केस में हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कितना आएगा, 600। आइए देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या क्या मेथड होते हैं ड्राइंग से कैलकुलेट करने के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बी कैलकुलेटेड
फ्रॉम एनी ऑफ द टू मेथड्स। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। पहला क्या है? सिंपल मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें क्या करते हैं कि ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन द ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। और इसको कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, जो भी अमाउंट पार्टनर विड्रॉ किया रहेगा उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे 100 इंटू कितने मंथ के लिए उसने विड्रॉ किया है। ये देख सकते हैं आप लोग कि सिंपल मेथड में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जितने मंथ के लिए पार्टनर विड्रॉ किया है डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं मंथ बाय 12। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट का मतलब ही होता है मल्टीप्लीकेशन। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स आर कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग द each set of drawing from its duration. Thereafter the different products are added and interest is calculated on the total of products so arrive at for 1 month. इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई पार्टनर है वो अमाउंट विड्रॉ करता है एक से अधिक बार। फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर एक बार अमाउंट 1000 विड्रॉ किया है, फिर 2000 विड्रॉ किया है, और ये अमाउंट मान लेते हैं कि उसने कितने मंथ के लिए विड्रॉ किया है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर उसने मार्च में विड्रॉ किया है तो यहाँ पर कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे? 1 मंथ। 1 मंथ से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। यहाँ पर मान लीजिए 2000 इसने कब विड्रॉ किया है? जनवरी में। तो हम लोगों का अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होता है? मार्च में। तो यहाँ पर 3 मंथ बचा तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 मंथ से। ठीक, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी अमाउंट आएगा उस टोटल करेंगे प्रोडक्ट्स का, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू मंथ बाय 12 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड पे आते हैं दोस्तों। अब कुछ क्वेश्चंस है उसको देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइव्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं ABCR पार्टनर्स इन अ फर्म यू आर इन्फॉर्म दैट। पहला क्या है? ए विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मान लेते हैं कोई पार्टनर है वो क्या कर रहा है कि 10,000 हर महीने में अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। कब तक? साल के अंत तक। तो अगर मान लेते हैं 10,000 हर महीने विड्रॉ करेगा तो हमारा फाइनेंशियल यानी अकाउंटिंग ईयर कितने मंथ का होता है? 12 मंथ। तो टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ करेगा? 1,20,000। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने के लिए कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। इसके केस में देखते हैं पहले केस में कि ए जो है अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मींस मान लेते हैं कि बिगिनिंग का मतलब होता है कि हर महीने की पहली तारीख को उसने अमाउंट विड्रॉ किया है। मान लेते हैं 1 अप्रैल को उसने विड्रॉ किया, फिर 1 मई को विड्रॉ किया, फिर 1 जून को। ऐसे ऐसे उसने क्या किया? मार्च तक हर महीने 10,000 विड्रॉ करता गया। अब यहां पर देखेंगे कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब किया उसने? 1 अप्रैल को। और 1 अप्रैल के बाद इसके बाद कितना समय यहां पर बचा है? क्योंकि 1 अप्रैल को इसने विड्रॉ किया है तो पूरा कितने बचेंगे? 12 मंथ। यहां पर कितने मंथ बचे? 12 मंथ। उसके बाद लास्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करेगा? ये 1 मार्च को। क्यों? क्योंकि हर महीने की बिगिनिंग में वो क्या करता है अमाउंट को विड्रॉ, तो मार्च में ये पहली तारीख को अमाउंट को विड्रॉ करेगा। तो लास्ट जब ड्राइंग करेगा तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना समय बचेगा? 1 मंथ। इसको डिवाइड कर देंगे कितने से? 2 से। तो टोटल कितना आ जाएगा? 13/2। तो हम लोग कितने मंथ का ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? 6.5 मंथ्स। तो पहले क्वेश्चन में कितना अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं? 10,000 पर मंथ कैलकुलेट करेगा तो 12 महीने के लिए कितना आ जाएगा? 1,20,000। ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। 1,20,000 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 8% पर एनम।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कितने मंथ पे कैलकुलेट करेंगे, 6.5। टोटल कितने मंथ होते हैं, 12। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 इंटू 6.5 करेंगे, इसके केस में कितना आ जाएगा अमाउंट, 5200। जैसा कि आप सब, सॉरी 5200, आप लोग देख सकते हैं कि टोटल विड्रॉल कितना हुआ साल में, 1,20,000। रेट कितना दिया हुआ था, 8% पर एनम। उसके बाद हमने क्या किया है, जो एवरेज पीरियड है, मंथ है ड्राइंग्स का, उसको हमने कैलकुलेट किया है। उसके बाद टोटल अमाउंट हम लोगों का कितना आया है, 5200। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वी विड्रॉज 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। होपफुली आप लोग ये समझ गए होंगे और नोट डाउन भी कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर पार्टनर क्या कर रहा है, हर महीने की आखिरी में विड्रॉ कर रहा है। यहां भी टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ करेगा, मींस 30 अप्रैल को विड्रॉ करेगा, फिर 31 मई को, फिर 30 जून को, फिर 31 जुलाई को, फिर लास्ट विड्रॉल करेगा 31 मार्च को। ठीक, तो यहां भी टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ कर लेगा, 1,20,000। क्यों, क्योंकि पूरे 12 मंथ के लिए उसने अमाउंट को विड्रॉ किया है। अब देखते हैं इसका एवरेज पीरियड निकालते हैं। क्या है फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचता है। फॉर एग्जांपल 30 अप्रैल को इसने विड्रॉ किया, उसके बाद कितना समय बचता है इधर, इसके बाद पूरा महीना इधर का बचेगा, मतलब अप्रैल के अलावा सारे मंथ्स बच जाएंगे, मीन्स टोटल 11 मंथ बचेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 31 मार्च को। तो इसके बाद यहाँ कोई भी समय बचेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ कितना होगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 मंथ। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे। टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,20,000 इनटू रेट कितना दिया हुआ है, 8%, इनटू एवरेज पीरियड ऑफ मंथ, कितने मंथ के लिए उसने विड्रॉल किया है, 5.5। तो कैलकुलेट करते हैं। फोर टू जा 800 इंटू 5.5, यहां पर कितना अमाउंट आ जाएगा, 4,400। कितना, 4,400। यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है। सबसे पहले हमने एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया जो कि कितना आया है, 5.5 मंथ। उसके बाद हमने क्या किया है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जो कि 1,20,000 आया है। कैसे, 10,000 हमने हर महीने विड्रॉ किया है, तो 12 महीने का 1,20,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 8% पर एनम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एवरेज पीरियड कितना दिया हुआ है, 5.5 मंथ्स। इसको कैलकुलेट कर लिए हम लोग, कितना आया, 4,400। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी विड्रॉज 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। आइए इसको भी देख लेते हैं।
इसमें क्या हो रहा है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल मीन्स मंथ के मिड में पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, मीन्स अप्रैल, अप्रैल के मिड में कब विड्रॉ करेगा, 15 अप्रैल को, फिर 15 मई को, 15 जून को, फिर मार्च तक, फिर 15 मार्च को विड्रॉ करेगा। ठीक, तो यहां पर भी कितना टोटल विड्रॉ करेगा, 10,000 पर मंथ कर रहा है, टोटल 12 महीने तक विड्रॉ करेगा, तो टोटल में अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। अब देखते हैं कि एवरेज पीरियड को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। एवरेज पीरियड जब हमने पहला ड्राइंग्स निकाला 15 अप्रैल को, इसके बाद हमारे पास कितना समय बना, मार्च तक का पीरियड कितना बचेगा, 11.5 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लॉस्ट ड्राइंग कितना है, 15 मार्च को हमने निकाला है, तो महीना होता है 31 का, तो इसमें 15 मंथ, सॉरी 15 डेट बच जाएंगे, इसका मतलब 0.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 12/2। इस पे कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 6 मंथ का। ठीक, अब देखते हैं इसको कैलकुलेट करने करते हैं। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,20,000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है, 8% दिया है, इंटू हमने एवरेज पीरियड कितना कैलकुलेट किया है ड्राइंग्स का, 6 मंथ। अब अमाउंट को हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं, यहां पर कितना अमाउंट आ जाएगा, 4,800 रुपीज। होपफुली आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें कुछ और वेराइटीज के क्वेश्चन हैं, उसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इस समय हम लोगों के पास समय की कमी है, जिसके कारण हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बस उन्हीं चीजों को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते आइए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सभी के लिए है एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब तक आपने क्या पढ़ा है, अपने आप को चेक करिए और देखिए आप कितने क्वेश्चंस इसमें से सही कर पाते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। हमने कल ही इसको बताया था, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 2। कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 2। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कल हमने बताया था 50 होते हैं। लेकिन एक चीज क्या ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है कहां डिफाइन किया गया है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सीयूटी एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। कल ही हमने इसको डिस्कस किया था। आइए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिटन एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट, रिटन और ओरल एग्रीमेंट, या नन ऑफ देम। कल ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच में, वो रिटन भी हो सकता है और ओरल, बोथ। इसका मतलब इसका आंसर क्या होता है, रिटन और ओरल एग्रीमेंट दोनों हो सकता है, कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन पार्टनरशिप पार्टनर्स लायबिलिटीज आर। पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या होती हैं, पार्टनरशिप के केस में अनलिमिटेड होती हैं, लिमिटेड टू द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, लिमिटेड होती हैं कि बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर क्या होगा, अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि इन केस ऑफ लॉस, मान लीजिए फर्म के लॉस हो रहा है और कैपिटल का अमाउंट जो है वो क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है पार्टनर्स के कैपिटल का, उस केस में पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स को बेच करके फर्म की लायबिलिटीज को पे ऑफ करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इज ए पार्टनरशिप फर्म कंसीडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है कि मींस कि क्या पार्टनर्स फर्म से अलग ट्रीट किए जाते हैं। इसके बारे में भी कल हमने डिस्कस किया था कि इन केस फर्म ने कोई लोन लिया है और वो पे ऑफ नहीं कर पा रही है, तो उस केस में ये पार्टनर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसका पेमेंट पे ऑफ करें। तो इस केस में क्या होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज टू पार्टनर्स। अभी हमने ड्राइंग्स बताया कि अगर ड्राइंग्स चार्ज किए जाएंगे पार्टनर से तो उस केस में क्या होगा, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, नॉट शोन इन द करेंट अकाउंट। सी क्या है, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या नन ऑफ द एबव। हमने कल डिस्कस किया था क्या कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, वो फर्म के लिए तो इनकम होता है, लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या होता है, ये लॉस होता है। क्यों, क्योंकि उनके ड्राइंग से चार्ज किया जाता है तो वो क्या करता है, उनके कैपिटल को रिड्यूस करता है। तो उस केस में क्या होता है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्यों, क्योंकि इस अमाउंट से पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो रिड्यूस होता है। व्हाट इज द पार्टनरशिप रिटेन एग्रीमेंट नोन एज। इसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि एग्रीमेंट कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड कहते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट करते हैं। रिटेन एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप के बीच में होता है उसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। कल इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था, तो इसमें डिटेल होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है कि नहीं, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा कि नहीं। ये सारी चीजें किसमें मेंशन होती हैं, पार्टनरशिप डीड के बारे में, सॉरी पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट क्या है, इन अब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन नहीं किया गया है कि उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो क्या करेंगे हम लोग, अनइक्वल बांटेंगे कि इक्वल बांटेंगे। इट विल डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ ए पार्टनर, इट विल डिपेंड ऑन अ पार्टनर्स कैपिटल। तो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है क्या है कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अनलेस एंड अदरवाइज गिवन। जब तक पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया रहेगा तब तक हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। इसमें से पार्टनरशिप बिजनेस का कौन सा फीचर नहीं है, ईज ऑफ फॉर्मेशन, मीन्स उसको फॉर्म करने आसानी से हम फॉर्म कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये बिल्कुल गलत है। पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड। तो इसमें पूछा है नॉट, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। लिमिटेड लाइव होता है, बिल्कुल गलत है। म्यूचुअल एजेंसी, ये भी होता है इसमें, ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, नॉट पूछा है तो लिमिटेड लाइबिलिटी सही ऑप्शन इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इन विच काइंड ऑफ पार्टनरशिप वन पार्टनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड अदर पार्टनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। कल हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी किस केस में होगा, जब गवर्न होगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि स्पेशल एक्ट के तहत फॉर्म किया गया है, एलएलपी एक्ट 2008। इसके केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हैव नो एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से पार्टनरशिप में
नो एग्रीमेंट इन द टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन मेंशन नहीं होता है तो वो पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप पार्टनर्स चाहें जब तक बिजनेस को रन करना चाहें तो वो रन कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, फिर से रिकंस्टिट्यूट करना मीन्स कोई भी पुराने चेंजेस जो होते हैं तो उसके कारण जो हमारा पुराना एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है वो क्या करना पड़ता है, रिकंस्टिट्यूट, यानी उसको फिर से बदलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए बी पार्टनर थे, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब उन्होंने क्या किया कि अपने बीच एग्रीमेंट किया कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 1:1 होगा। इस केस में क्या होगा कि इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज हो गया, तो इससे क्या होगा, रिकंस्टिट्यूशन होगा। क्या होगा, रिकंस्टिट्यूशन। आइए देखते हैं इसमें क्या है कि पार्टनरशिप is the result of an agreement between persons for sharing the profit of a business. Any change in the partnership agreement brings to an end the existing agreement. Means कोई भी चेंज अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बीच उनके बीच आता है, पार्टनर्स के बीच में, तो जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो क्या हो जाते हैं, वहीं समाप्त हो जाते हैं और न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू द फोर्स। द चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट in changes in the relationship among the partners. In such a case, although the firm constitutes, it amounts to the reconstitution of partnership firm. Reconstitution of firm may happen in the following circumstances. पहला पॉइंट क्या है, कब कब रिकंस्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप फर्म में। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अभी हमने बात किया कि अगर कोई दो पार्टनर हैं वो बिजनेस को रन कर रहे हैं, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 2:1 था, अब वो चेंज होके 1:1 हो जा रहा है। इस केस में क्या होगा कि इनके बीच में फिर से क्या किया जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स फिर से नए एग्रीमेंट होंगे पार्टनर्स के बीच में और उनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई दो पार्टनर थे, वो बिजनेस रन कर रहे थे, अब क्या हुआ कि वो चाहते हैं कि कोई एक सी नाम का पार्टनर है उसको एडमिट कर लिया जाए बिजनेस में। अब क्या होगा कि जब सी बिजनेस में आएगा तो उसको भी प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए होगा। तो इस केस में क्या होगा कि ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो अफेक्ट होगा। कैसे, क्यों, क्योंकि अब जो उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था अब कहीं ना कहीं सी जो है वो तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी ए बी सी तीनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहां भी आप देख सकते हैं फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप फॉर्म का। नेक्स्ट क्या है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। मान लेते हैं कि कोई तीन पार्टनर थे पी क्यू आर, और आर का किसी कारणवश मौत हो जाती है, अनसर्टेन इवेंट की वजह से उनका मौत हो जाता है। तो अब क्या होगा कि मान लेते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 4:3:2। अब आर डाई कर गया तो पी एंड क्यू डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। मींस पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो अब चेंज होके क्या हो गया, पी और क्यू के बीच में इक्वल। मींस यहां पर भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं उनके एग्रीमेंट को अफेक्ट करेगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन का रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा पार्टनरशिप फर्म को। नेक्स्ट पॉइंट है अमलगमेशन। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी दो पार्टनरशिप फर्म को कंबाइन करना, एक साथ लाना। फॉर एग्जांपल ए बी आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 टू एलिमिनेट कंपटीशन दे अमलगमेट द फर्म विद द फर्म ऑफ सी एंड डी हु शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि मान लेते हैं ए और बी क्या है, डिसाइड किए हैं कि वो अमलगमेट करेंगे किसके साथ, सी और डी के साथ। क्यों, कंपटीशन करने के लिए, कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए। मान लेते हैं ए बी जो फर्म रन कर रहे हैं वो भी टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं, सी और डी हैं
वो भी टेक्सटाइल का बिजनेस देखते हैं। अब क्या है कि दोनों में आपस में कंपटीशन ज्यादा है, तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया, डिसाइड किया कि हम लोग कंपटीशन को कम करेंगे। कैसे? हम दोनों लोग दोनों फर्म को कंबाइन कर देंगे। इससे क्या होगा कि एक फर्म बन जाएगी और उनका कंपटीशन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। इससे कंपटीशन की भावना दोनों के बीच में नहीं रहेगी। और फिर उन्होंने डिसाइड क्या किया कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1:3:1 amounts to reconstitution of the firm of A and B on the one hand, the firm C and D on the other hand, a new reconstituted firm is formed. Change in the profit sharing ratio among the existing partners. Sometimes the existing partners decide to change their profit sharing ratio. The change is necessitated due to the change in the capital contribution. अब देखिए यहां पर बताया गया है कि किस केस में एग्जिस्टिंग पार्टनर के जो रेशियो हैं वो चेंज हो जाते हैं। कब चेंज होते हैं? जब कंट्रीब्यूशन, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन क्या है, चेंज हो जाता है, या एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई दो पार्टनर थे, ठीक, वो बिजनेस को अपने रन कर रहे थे, दोनों 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ए ने कुछ और पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। मान लेते हैं कि अब ए का कैपिटल जो है वो 2 लाख हो गया और बी का कैपिटल कितना है, 1 लाख। क्या अब भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली रहेगा तो वो दोनों एग्री होंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ए जो है अब ज्यादा कैपिटल लगा रहा है तो उसको प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं ज्यादा मिलनी चाहिए। वो इस बात को एग्री करवाने के लिए बी से एग्रीमेंट करेगा। और किस केस में हो सकता है? एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। एक्टिव पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट मींस डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटीज को रन करेगा, जो पार्टनर्स उसमें इन्वॉल्व रहेगा, बिजनेस में जितने सारे काम हैं वो देख रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वो कहीं ना कहीं सैलरी की डिमांड करेगा, कमीशन की डिमांड करेगा। तो उस केस में भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा कि पहले वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं लेता था लेकिन अब लेने लग गया है, तो इस केस में वो कहीं ना कहीं उस चीज की डिमांड करेगा, तो वो अफेक्ट करेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के एग्रीमेंट को। इन सच अ केस, इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विटी मींस बैलेंस बिटवीन द पार्टनर्स, इट इज नेसेसरी टू मेक एडजस्टमेंट्स फॉर द गुडविल। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है कि इट इज नेसेसरी टू मेक एडजस्टमेंट फॉर द गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एक्सेट्रा। यहां पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंजेस आएंगे, उस केस में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगी। मींस इसको एडजस्टमेंट इसमें करने के लिए किसका किसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे? गुडविल। गुडविल जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि गुडविल क्या होता है। वो इनटेंजिबल एसेट्स होता है। गुडविल का मतलब होता है, गुडविल मीन्स गुडविल मीन्स गुड नेम और द हार्ड वर्क डन बाय द हॉनेस्टी बाय इट्स ओनर्स। मीन्स जो बिजनेस है वो पार्टनर्स के द्वारा रन किया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, उनके ऑनेस्टी के कारण या हार्ड वर्क के कारण फर्म में कहीं ना कहीं एवरेज प्रॉफिट से कुछ ज्यादा प्रॉफिट्स उनको मिल रहे हैं। उसको क्या नाम दिया जाता है? गुडविल। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसमें क्या होता है? रिवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है? नॉमिनल। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एसेट के बढ़े हुए अमाउंट या घटे हुए अमाउंट को शो करते हैं, और लायबिलिटीज के अमाउंट जो है डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, वो अफेक्ट को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं। उसके अलावा रिजर्व्स, जो पुराने रिजर्व्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड क्या होता है? पिछले कई सालों का जो प्रॉफिट इकट्ठा करके फर्म में रखा गया है उसको क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। दीज एडजस्टमेंट्स आर सिमिलर टू दोज मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ये कब किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। या तो कोई पार्टनर एडमिशन लेगा, तो मान लीजिए कोई दो पार्टनर्स हैं, बिजनेस को रन कर रहे हैं,
और तीसरा पार्टनर्स आता है तो वो बोलता है कि मैं आपके फर्म में पार्टनर बनना चाहता हूं। तो ए बी कड़ी मेहनत से अपने बिजनेस को काफी आगे ले जा चुके हैं। तो सी क्या कर रहा है कि हम पार्टिसिपेट तो करेंगे, मतलब पार्टनर तो बनेंगे, लेकिन ए भी क्या कह रहा है कि भैया आपको गुडविल का भी पैसा देना होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, गुडविल का भी ट्रीटमेंट करेंगे। और जो पुरानी चीजें हैं, जो एसेट या लाइबिलिटीज के अमाउंट में डिफरेंसेस हैं, उनको भी एडजस्ट करेंगे, किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उसके साथ साथ रिजर्व्स वगैरह हैं, अगर पुराने रिजर्व्स हैं तो वो पुराने पार्टनर्स को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनकी मेहनत से रिजर्व्स बनाए गए हैं। तो नए पार्टनर्स को तो वो मिलेंगे नहीं। तो इसके कारण इन सब चीजों में एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है। जरूरी कब होता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स। Adjustment required at the time of change in the profit sharing ratio. Various matters that need to be considered at the time of change in profit sharing ratio. क्या क्या चीजें हैं जो कंसीडर की जानी चाहिए एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? मींस कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में तो इनको कंसीडर करना पड़ेगा। क्या क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? इट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मींस ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटाएंगे, जो अमाउंट का डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट क्या है? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू प्रॉफिट माइनस ओल्ड प्रॉफिट, सॉरी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्या है? अकाउंटिंग फॉर गुडविल। गुडविल के बारे में अभी हमने बात किया कि दो पार्टनर अगर ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हैं और उनका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है उनकी मेहनत की वजह से, तो अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसको गुडविल के अमाउंट पे करना पड़ता है, तो उसका भी अकाउंटिंग करना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। हमने अभी बताया कि मान लेते हैं कि पार्टनर्स पहले से बिजनेस को रन करते आ रहे हैं, तो उस केस में जो उनके पास रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो नए पार्टनर्स के आने से पहले वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके साथ साथ जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यूज में जो चेंजेस आए हैं उनको भी हम एडजस्ट करके फिर उसके बाद नए पार्टनर्स का एडमिशन करेंगे या रिटायरमेंट उनका होते वक्त उस समय भी क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। फाइनली हम लोग क्या करते हैं? ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट किस में करते हैं? एडजस्ट कैपिटल्स के, किसके? पार्टनर्स के कैपिटल में। जो नया पार्टनर आएगा उसके आने से पहले जितने भी अमाउंट्स के रिजर्व या गुडविल का अमाउंट है ये किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो ओल्ड पार्टनर्स है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको कि A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. The partners decide to share future profit and losses in the ratio of 2:1. Indicate each partner's gain or sacrifice due to change in ratio. आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस तो आपने देख लिया है, अब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे उसकी तरफ बात करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन इसका क्या होगा? सबसे पहले कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं। ए, बी, सी। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है?
ओल्ड रेशियो कितना दिया 3:2 मीन्स 3/5 2/5। अब ये क्या है, सी नया पार्टनर एडमिट हुआ है। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि इनका जो फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस होगा वो 2:1 में होगा। न्यू रेशियो कैलकुलेट करते दिया हुआ है, इसको देखते हैं। 2:5 2:5 1:5। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइस और जो गेन कौन सा पार्टनर कर रहा है उसको चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ओल्ड माइनस न्यू। आप लोग को समझने के लिए बता देते हैं, ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो 3/5 माइनस 2/5, ये कितना आ जाएगा 1/5। नेक्स्ट क्या है बी, 2/5 माइनस 2/5, इसका कितना आएगा 0। बी ना तो गेन कर रहा है ना तो सेक्रीफाइस, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, सॉरी। आप लोग देख सकते हैं कि ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करते हैं, क्या आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहां पे देख सकते हैं कि ओल्ड माइनस न्यू रेशियो हमने किया 3/5 माइनस 2/5, तो यहाँ कितना आया 1/5। सी के एडमिट होने के कारण ए ने अपने हिस्से का कितना सेक्रीफाइस किया 1/5, और सी को कितना मिला 1/5। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 था, यहाँ 0 माइनस 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/5, मीन्स ये गेन कर रहा है। तो दोस्तों होपफुली आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।